एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, हम गजानन माधव मुक्ति बोध को खास तौर से अध्ययन कर रहे हैं। इनकी कविता अंधेरे में, जिसका पाठ हम पिछले कुछ व्याख्यानों से करते चले आ रहे हैं, हम इसी में आगे बढ़ते हैं। हमने कविता के दौरान ही कविता पर विचार जिन्होंने किया है उन पर भी बात की। उनमें से पिछली बार थे विश्वनाथ त्रिपाठी, जिन्होंने कविता का वाचक मध्यम वर्ग से और वो जो सपना देखता है और उसके जीवन का संघर्ष इसमें निहित है, ऐसा त्रिपाठी जी ने कविता को लेकर के बताया। हम इसी पर केंद्रित होते हैं कि दूसरे आलोचक डॉक्टर धनंजय वर्मा इस कविता में आए अंधेरे और अंधकार को लेकर के उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। वो कहते हैं कि अंधकार यहां एक लोक रूढ़ी की तरह है जो पहले से भी चली आ रही है। लोक शब्द ये कहता है कि जो रूढ़ी है वो पहले से चली आ रही है। जैसे निर्मल वर्मा कहानीकार रहे, उनकी एक कहानी का शीर्षक है लंदन की एक रात। रात इसमें निहित है, रात है तो निश्चित ही अंधेरा भी होगा। दूसरे विश्व स्तरीय रचनाकार है दोस्तोयेवस्की। उनके उपन्यास में प्राय रात से संबद्धता आती है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे रचनाकारों को अपनी रचनाओं में अंधेरे से संबंधित रेफरेंस, संदर्भ या दृश्य लाने होते हैं। लेकिन यहां ये कलारूढ़ी के रूप में नहीं है। तो इसमें व्यक्ति चेतना में वो अंधेरा है, और न केवल व्यक्ति चेतना अपितु सामाजिक व्यवस्थाओं में व्याप्त अंधेरा और प्रतीक के रूप में व्याप्त है। ऐसा है अंधेरा जिसके बारे में धनंजय वर्मा ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया और कलारूढ़ी के रूप में दिखाया। लेकिन अंधेरे में जिस कविता को हम यहाँ सुन रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो यहाँ कलारूढ़ी के रूप में अंधेरा नहीं है। यहाँ तो विषय वस्तु है, केंद्रीय विषय है। और इसके कितने प्रतिकार तो हो सकते हैं, इस अर्थ में चलते हैं। चलिए, हम यहां थे, दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। ये जन वैसे ही चला जाएगा आया था जैसा। वो वाचक सोच रहा है। आपको याद दिलाने की जरूरत है कि पिछली बार जब वाचक कमरे में था और कमरे में ही उसे वो आवाज सुनाई देती है जिससे पाठक तक भी भयभीत हो जाते हैं कि वो सुनाई देता है, दिखाई नहीं पड़ता, और आवाज आ रही है लगातार अंधेरे में। वो वाचक जो महसूस कर रहा है, फिर उसे वो साक्षात दीवार पर देखता है। और इसके बाद जब वो शहर में गुजरता है, शहर से बाहर होता है, तो उसे एक पहाड़ी पहाड़ी के पार तालाब दिखाई देता है। उस तालाब में भी उसे कुछ इस तरह का प्रतीत होता है। फिर एक गुफा में दिखाई पड़ता है। अब वो क्या करवाता है उसे, दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। वो ये आता है और मुझे बताता है, वो कुछ मुझे सुझाव देता है, मुझे राह दिखाता है, और ये और बताता है
कि जहां भी पहुंचना है, शिखर तक पहुंचने वालों के लिए खुद प्रयास करने होते हैं। कोई दूसरा सहारा नहीं देता, यानी दूसरे के सहारे पर रहना नहीं है। और यहां पर जो ये इसके लिए सहायक के रूप में साहित्यार्थ आया हुआ है, वो ऐसा कहता है, लेकिन अकेले में उसे डर लगता है। कहता है नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले, वह जन वैसे ही चला जाएगा जैसे आया था। यानी उसके दरवाजे पर लगातार खट खट की आवाज, यानी दस्तक होती है। उस दस्तक को सुनकर के वो सोचता है कि मैं दरवाजा खोल दूं, या फिर सोचता है कि वो बहुत कुछ कहता है, मुझे प्रेरित करता है चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, शिखरों की ऊंचाई तक छूने के लिए। लेकिन शिखर पर पहुंचने से भी डर लगता है उसे। तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, न दरवाजा खोलूंगा, बल्कि सांकल बज रही है तो बजने दो, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले, वह जन वैसे ही चला जाएगा आया था जैसे। वो अगर आया है मेरे दर तक, तो निश्चित रूप से जब दरवाजा नहीं खुलेगा तो चला ही जाएगा। इस संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहता हूं छात्रों को कि अक्सर अवसर भी जिंदगी में, यूं कहते हैं कि एक ही बार आता है। आपके घर पर अवसर अवश्य आता है जिंदगी में एक बार, दरवाजा भी खटखटाता है, लेकिन अगर आप उसको नजरअंदाज करते हैं तो कहते हैं कि फिर अवसर नहीं आता। लेकिन यहाँ वाचक दूसरे अंदाज में बात कर रहा है। ये कविता अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की है, जिसमें वो मध्यम वर्गीय चेतना और मध्यम वर्ग में किस तरह से व्यक्ति संघर्षरत है, जिंदगी कितनी द्वंद्वग्रस्त है, कितने तनाव है जिंदगी में, ये हम महसूस कर सकते हैं। वो कह रहा है कि खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा, पीड़ाएं समेटे, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे बताओ, इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, विवेक विक्षोभ महान उसका तम अंतराल में। और कोष्टक में लिखा है इसलिए कि कवि को यह विश्वास नहीं था कि शायद पाठक समझ सके, इसलिए जो कोष्टक में लिखा है उस पर भी गौर कीजिए। ये इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है और कह रहा है कि वो मध्यम वर्ग या वाचक डरा हुआ है, और वो जब उसे आवाज दे रहा है तो वो उस आवाज को नजरअंदाज कर रहा है और कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी अंधेरे में, बड़े से गड्ढे में पड़ा हूं, और किस तरह से सारी मेरी जो पीड़ाएं हैं उनको समेट करके जो उसके चेहरे पर दिखाई पड़ती है, उसके हृदय में समाई हुई है। और किस तरह से द्वंद्वग्रस्त है वो, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे बताओ, कोई मुझे ये तो बताए कि मैं ये करूं या नहीं करूं, वो करूं या नहीं करूं, क्योंकि इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा। इस दुनिया में अंधेरा फैला हुआ है और मुझे कुछ नहीं सुनाई दिखाई पड़ रहा, बल्कि जैसे आकाश शून्य होता है उसी तरह से कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिस पर मैं सोच पा रहा हूं। लगता है जैसे वो शून्य में तैरती है जगत समीक्षा, यानी दुनिया में है जो कुछ वो जो रह रहे हैं, और उसकी जब कोई समीक्षा करता है, वो जो समीक्षा कर रहा है, जो वो बता रहा है कि जगत समीक्षा की हुई उसकी, अगर वो मुझे जब इस दुनिया को बताएगा, जिस रूप में दिखाएगा, मैं उसको सह नहीं सकूंगा वो जिस तरह से बताने वाला है। उससे विवेक विक्षोभ महान उसका, वो जो ज्ञान वर्धक बातें करेगा, मुझे बोध कराएगा, उससे मुझे दुख होगा, क्योंकि वो जो कुछ बताएगा महान है वो, और उसकी महानता है कि वो जो कुछ बताता सच ही बताएगा। और उस विवेक युक्त बातें जो सच से
परिपूर्ण होगी उसको मैं सहन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं तम अंतराल में, अंतराल एक तरह का जो हमारे बीच में गैप आ गया है, अंतराल, और वो भी अंधेरे का। ऐसे में जब मैं उसको देखूंगा सुनूंगा तो किस तरह से सह सकूंगा। वो कह रहा है कि मैं उसकी बातों को, जो वो बताने वाला है, उसको किसी भी तरह से सह नहीं सकूंगा। और आगे देखिए, अंधियारे में मुझे में अंधियारे मुझ में द्वितीय आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। नहीं, नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। अभी वो जो दरवाजा खटखटाने वाला है और वो दरवाजा नहीं खोलता है, उसी के बारे में विचार कर रहा है कि अंधियारे मुझ में, मेरे में तो अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन जब वो दिखाई पड़ता है, वो जब आता है मेरे पास, तो मेरे अंदर प्रकाश फैल जाता है। और वो प्रकाश किस तरह का? प्रकाश की आकृति सा, यानी अंधेरे को दूर करता है प्रकाश। और इसको यूं समझ सकते हैं कि व्यक्ति जब बहुत द्वंद्वग्रस्त होता है, तब वो लगभग अंधेरे में होता है, और प्रकाश ही उसे उस अंधेरे से बाहर ला सकता है। उसकी जिंदगी में, उसके हृदय में जो अंधेरा फैला हुआ है, उसी उसमें जब वो आता है तो एक आकृति प्रकाश की बनती हुई दिखाई देती है। भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। और वो जब आता है तो वो भविष्य की बातें करेगा। भविष्य में ये होने वाला है, पूरा नक्शा होता है उसके पास, यानी दूरदृष्टा है वो, दूरदर्शी। अक्सर दूर की सोचते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में सोच लेते हैं, और क्या परिणाम निकलने वाला है इसके बारे में भी। लेकिन जो जो परेशान, हैरान और तनाव में है, वो भविष्य की तो दूर की बात है, वो वर्तमान तक को भी नहीं समझ पाता। इसलिए वो कहता है कि इस तरह की भविष्य की बातें वो जो बताता है जिस तरह से, उसको मैं सह नहीं सकूंगा। नहीं, नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। वो कह रहा है कि वो नकार में बोल रहा है कि उसको मैं छोड़ भी नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। यानी वो इस कदर द्वंद्वग्रस्त है कि वो एक तरफ ये भी सोचता है और एक तरफ वो भी सोच रहा है। इस तरह से सोच जो उसकी चल रही है लगातार, वो एक दिशा में नहीं है, दो दिशा में है। जैसे घोड़े की दुम भी चलती है, और सिर की तरफ मुंह करके बैठने वाला, इस तरह से कि वो किधर जाए किधर ना जाए, इस तरह से द्वंद्वग्रस्त दिखाई देता है। और कमजोर घुटनों के बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूं दरवाजा खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पहुंचता हूं हाथ से, अंधेरे के ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूं आगे। जब वो उसकी दस्तक को अनसुना कर देता है, तब उसके साथ क्या बीतती है वो बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो किस तरह से खड़ा हो सकता है अपने कमजोर घुटनों के बल पर। और यूं कहते हैं कि 40-50 के बाद अक्सर लोगों के घुटने दर्द करने लगते हैं, और ऐसे में वो व्यक्ति से उम्मीद की जाए कि वो आगे बढ़ता रहे। जिनके घुटने दर्द करते हो वो विश्राम में ही रह सकते हैं। ऐसे में इससे जब वो कहते हैं कि शिखर की ओर बढ़ो और स्वयं को ही चलना है, वो कह रहा है कि कमजोर घुटनों को के बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं किसी तरह से उन दर्द करते घुटनों
को हाथ फेर करके इस योग्य बनाता हूं कि वहां राहत मिल सके, मलहम का काम कर सके, वो मेरे हाथ के स्पर्श से वो दर्द कुछ दूर हो सके और मैं पुनः उठ खड़ा होता हूं। और उठता हूं तो उठते हुए में भी लड़खड़ा जाता हूं। यानी 2 कदम चलना तो दूर की बात है, अभी वो उठने का प्रयास कर रहा है तो उठने में भी लड़खड़ाहट हो रही है। जिस तरह से नशे में नशा करने वाला व्यक्ति जब अधिक कर लेता है, तब वो उस नशे में इस तरह से बैठ जाता है, गिर पड़ता है और उस सड़क पर लमलेट हो जाता है। ऐसे में ये भी उठ रहा है उस नशेड़ी की तरह, तो लग रहा है जैसे लड़खड़ाता हुआ। मैं उठता हूं दरवाजा खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पहुंचता हूं हाथ से। जब उसने एक बार ही निर्णय ले लिया था कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा, अभी वो चिंतन की प्रक्रिया में है और अब ये सोच रहा है कि वो उठे तो कैसे उठे, उसके घुटने काम नहीं कर रहे, और किसी तरह से घुटनों पे हाथ फेर करके तैयार कर लेता है तो लड़खड़ाता हुआ सा वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है। कह रहा है उठता हूं दरवाजा खोलने, तब उठ भी जाता है, चल भी रहा है। तब उसे महसूस होता है कि जैसे उसके चेहरे पर एक तरह का शून्य व्याप्त हो गया है। यानी उसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा है कि वो जो करने जा रहा है वो ठीक है या नहीं। रक्तहीन उसका चेहरा, जैसे रक्त निचोड़ लिया गया हो, हड्डियां ही दिखाई दे रही हो, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे। वो ऐसा लगता है कि जो शून्य फैल गया है उसके चेहरे पर, उसको अपने हाथ से पोंछ करके अलग कर देना चाहता है। जैसे जब पसीना आता है धूप में चलते हुए व्यक्ति को, उस श्रमिक को, मजदूर को जो दिन भर काम करता है, तो उस पसीने को पहुंचता है, कपड़ा भी नहीं है तो हाथ से। उसी तरह से वो जो भाव, दर्द जो उसके चेहरे पे उभर आया है, उसको, उस शून्य को गहराई से पहुंचता है, पूरे रगड़ करके पहुंचता है। कह रहा है पहुंचता हूं हाथ से, अंधेरे के ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूं आगे। और चूंकि कमरे में अंधेरा है, आप सिर्फ ये ना समझ लें, जब बार बार ये कहा जाता है कि कमरे में अंधेरा है, नहीं, व्यक्ति की जीवन में, जिंदगी में वो अंधेरा जैसा ही व्याप्त है। अंधेरा जब कहा जाता है तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जहां कुछ भी दिखाई ना पड़े, कुछ भी समझ में ना आता हो। जब वो कहता है कि ये करूं या वो करूं, कोई बताए तो सही, उस तरह से बताए कौन, जो दूर दूर तक कोई दूसरा नहीं है, वो अकेला ही है। और अकेला कब होता है आदमी? जब रात में सोता है, तब अकेला ही होता है। वो चाहे कोई भी, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, जिसके पीछे हजारों लाखों जनता क्यों न हो, लेकिन जब वो नींद में जाता है तो अकेला ही होता है। उस तरह से तो यहाँ द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति में व्याप्त अंधेरे की ओर बताया जा रहा है कि किस तरह से वो जब अपने में ही होता है, तब वो कह रहा है कि कमरे से जैसे उठेगा तो अंधेरे में वो टटोल टटोल कर आगे बढ़ेगा। कैसे? अंधेरे की ओर छोर, अंधेरे का कोई और छोर नहीं होता। कमरे में व्याप्त अंधेरा जब तक उजाला नहीं आएगा, उसका और छोर का पता नहीं चलेगा। उसी अंधेरे में किसी तरह से वो दीवार पकड़ करके टटोल टटोल करके, यानी टटोलेगा किसको? जिसका अस्तित्व होगा, जो भौतिक रूप से होगा। और भौतिक रूप से कमरे में दीवारें होती है, आदमी बढ़ता जाएगा तो दीवार आएगी, दीवार को पकड़ करके दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है जब घना अंधेरा होता है, कहीं से भी प्रकाश की रोशनी, किरण भी नहीं आ रही हो। तब वो कहता है बढ़ता हूं आगे, किसके लिए? उस दरवाजे के लिए। ऐसे में उसकी अनुभूति देखिए
पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूं दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, चलता हूं संभल संभल कर, द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन, सिटकनी हिलाकर, जोर लगा दरवाजा खोलता। यहां पर बहुत सारी बातें कह दी गई है। देखिए कि जब वो उठ रहा है तो कितना अच्छा और कितना व्यापक पैमाने पर महसूस कर पाता है। पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, यानी संभल संभल करके चलना होता है। वैसे भी जिंदगी में जो संभल करके चलता है वही दूरी तय कर सकता है, वही लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अगर संभल करके न चले तो एक कदम भी सफलता से न उठाया जा सकता है न रखा जा सकता है, क्योंकि पहला ही कदम अगर गड्ढे में गिर रहा है तो दूसरा कदम उठाना तो मुश्किल हो जाएगा, लड़खड़ा के आदमी वहीं धराशायी। यही बात है। और इसको हम यहां तक पहुंचा सकते हैं कि यूं कहा जाता है भारतीय संस्कृति में कि आदमी जिस सांस को लेता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि वो सांस बाहर फेंक सकेगा और फिर पुनः वापस ले भी सकेगा। यानी जो सांस ली गई है वो छोड़ी जा सकेगी और वापस ली भी जा सकेगी। इतनी देर भी वो जिंदा रह सकता है क्या? जीवन का भरोसा नहीं। ऐसे में जो जिंदगी में संभल करके चलते हैं और दुनिया को महसूस करते हैं, और महसूस करने के लिए पल भर का वक्त होता है कि जब हम उठे, वो जब अंधेरे में उठ रहा है, दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो संभल संभल करके एक एक कदम उठाएगा। और यकीनन अगर वो संभल करके चल रहा है तो वो पूरे धरती के फैलाव को महसूस कर सकता है कि धरती कितनी बड़ी है, कितनी विशालकायी है, उसका फैलाव क्या है। वो जब पहला ही कदम रखता है तो धरती को महसूस करता है। और हाथ जो हिल रहे हैं और दीवार को पकड़ करके किसी एक उस लक्ष्य तक, दीवार जब पकड़ में आएगी तभी तक दरवाजा पास हो सकेगा। तो हाथों से महसूस करता हूं जैसे दुनिया, अभी उसकी दुनिया, वो कमरा है, वो कमरा जिस बिस्तर पर वो है, लेकिन बिस्तर छोड़ चुका है, खड़ा हो चुका है, और दीवार तक उसे पहुंचना है। और वो दीवार जब तक हाथों से स्पर्श नहीं की जा सकेगी तब तक उसकी दुनिया ही नहीं है। उसकी दुनिया अब हो गई है वो दीवार, वो दरवाजा जो हाथों से स्पर्श करेगा, हाथों से महसूस करेगा। ऐसा लगता है उसे कि जैसे वो जब उसे पकड़ेगा, स्पर्श करेगा, तो लगेगा जैसे उसने हाथों से ही दुनिया को महसूस कर लिया हो, स्पर्श करके। और जिस सिर सब कुछ इस सिर में चलता है, मस्तिष्क में सब कुछ है, हम जो सोच रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, क्रोध, करुणा, लोभ, लालच, ये सब मस्तिष्क से निर्धारित होते हैं। तो उसने पहले सोचा, तो कह रहा है कि मैं जब खड़ा हुआ तो लगता है जैसे मस्तक से अनुभव कर रहा हूं आकाश को, कि आकाश क्या है। यानी वो अभी जब इस तरह से चल रहा है तो लगता है जैसे वो कमरे में नहीं, कमरे की छत नहीं है, पूरा आकाश खुला हुआ है। वो आकाश की विशालता को अनुभव कर पाता है। और फिर वो दिल में के बारे में सोचता है कि दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, और ये व्याप्त मेरे आसपास, कविता के शुरू में से लेकर के अब तक किस तरह से वो दिल में व्याप्त है अंधेरा और अंधेरे का अंदाज। इसलिए मैं चलता हूं संभल संभल कर, द्वार टटोलता। अब द्वार तक दीवार पकड़ी, दीवार के पकड़ने के बाद ही वो उस दरवाजे तक पहुंच सकता है जिस पर दस्तक दी जा रही थी। अब क्या होता है? जंग खाई जमी हुई जबरन, सिटकनी हिलाकर, जोर लगा दरवाजा खोलता। अब यहां आप ये देख सकेंगे
कि कवि शब्दों को किस तरह से लाता है, किस तरह से प्रतीक और बिंब काम करते हैं। वो ये भी कह सकता था कि वो जो सांकड़ बजा रहा है, जिसमें वो रह रहा है, वो जंग खाई हुई, जमी हुई, उसको खोलना जिसको बड़ा मुश्किल है। जंग जब खाती है कोई चीज, जब इस्तेमाल नहीं होती, और इस्तेमाल नहीं होती है तब वो चीज ठहरी हुई होती है और धीरे धीरे लोहे पे जंग लग जाती है। ये व्यवस्था में लगी हुई जंग की तरह है। व्यवस्था किस तरह से ठहरी हुई है, जिसमें कुछ करना या कुछ हासिल कर पाना मुश्किल हो जाता है। जंग खाई, जमी हुई, उसको जबरन यानी ताकत लगा करके ही खोला जा सकता है। कैसे खिलेगी? हिलाकर, पूरा जोर लगा करके उस सिटकनी को खींचा जा सकेगा। जोर लगा, दरवाजा खोलता। और वो दरवाजा खोलना, वो सिर्फ कमरे का दरवाजा नहीं, वो दरवाजा है उस समाज रूपी, उस व्यवस्था का, जो बड़ी मुश्किल से खुलता है, बड़े प्रयास के बाद खुलता है, संघर्ष करने के बाद खुलता है। अन्यथा अगर संघर्ष नहीं किया जा रहा है तो उसे खोल करके बाहर जा पाना, और जब तक हम बाहर दरवाजे से नहीं जाएंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी संघर्ष बेहद जरूरी है कुछ पाने के लिए। सिटकनी हिलाकर, जोर लगा दरवाजा खोलता। वो कह रहा है कि सिटकनी यूं ही नहीं खिलेगी, पूरी तरह से हिलाई जाएगी। यानी वो इस्तेमाल की हुई, रोज काम में आने वाली चीज नहीं है, वो बहुत दिनों से बंद पड़ी है। उसको हिला डुलाने के बाद, जोर लगाने के बाद ही खोला जा सकता है। और वो दरवाजा भी कुछ इसी तरह का है, सिटकनी जैसी स्थिति। जोर लगा दरवाजा खोलता, झांकता हूं बाहर, सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द है अंधेरा। जब वो खोल देता है दरवाजा और बाहर आ खड़ा होता है। अब देखिए, बाहर आते ही व्यक्ति जब अंधेरे से, रात का अंधेरा है, तो बाहर आकर के झांकता है, यानी बहुत ही तीखी दृष्टि डालता है, चारों तरफ इस तरह से देखता है कि कहां कौन क्या है, किधर है। अभी तो आवाज यहीं से आ रही थी, अगर वो वहां होता तो दरवाजा खुलते ही दिखाई पड़ता, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए वो दरवाजा खोलते ही बाहर आया और आसपास अपने परिवेश को देख रहा है। झांकता हूं बाहर तो दूर तक दिखाई पड़ता है कि जो राह है, रास्ते, वो सूने पड़े हैं, कोई नहीं है। दूर तलक किसी तरह की आहट नहीं है, बल्कि रात्रि में, अंधेरी रात में, रात के 2-2:30 बजे अजीब सा महसूस होता है। किस तरह का फैलाव है ये। और अंधेरा भी सर्द अंधेरा है, यानी सर्दी की रात्रि है वो, जो कोई भी व्यक्ति इस वक्त बाहर नहीं आना चाहेगा। चलना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। ऐसे में कौन आया था वो, जो उसके दरवाजे पे खटखटा रहा था। और जब वो आया तो देख रहा है कि दूर दूर तलक कोई भी वहां नहीं है। धन्यवाद। और हम इस तरह से कविता, आप समझ रहे होंगे। इस कविता को समझने के लिए आपको मेरे साथ कदम से कदम मिला करके इस तरह से चलना है कि जितनी भी मैंने ये वीडियो में कुछ पंक्तियां उठाई है, मैं लगातार अभी आपको क्रमशः पढ़ा रहा हूं, लेकिन आगे से इनकी महत्वपूर्ण वो पद्यांश, वो महत्वपूर्ण पंक्तियां लेकर के आपके सामने व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा। आप लगातार इससे जुड़े रहें और लगातार इसे देखते रहें। फिर भी अगर आपको किसी तरह की शंका होती है तो आप बेशक हमें बता सकते हैं।